हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका 503 कोड यानी भाषा का। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अभी शॉर्ट क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आज मॉर्निंग में अपलोड किया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि साहित्य के अंदर क्या शामिल होता है। तो साहित्य के अंतर्गत किसी विषय की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी तथा लेखन शामिल होता है। साहित्य क्या होता है आपको पता है, बहुत बड़ा होता है, विस्तृत वर्णन होता है किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक सब्जेक्ट को लेके लिखा जाता है। तो वही है कि किसी समय या किसी विषय की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी तथा लेखन ही साहित्य के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा की कक्षा में पाठ्य योजना की जरूरत क्यों है, अब आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कि कक्षा का औपचारिक शैक्षणिक माहौल बचपन में भाषा सीखने के लिए अनौपचारिक माहौल से बहुत अलग होता है और सीखने सिखाने के उद्देश्य भी बहुत अलग होते हैं। इसीलिए भाषा की कक्षा में पाठ्य योजना की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए विषय की पकड़ व बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ पढ़ने पढ़ाने की योजना भी बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्कूल की कुछ बुनियादी सामग्री से आप क्या समझते हैं। आप कुछ वीडियो में ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी आप देख लीजिए। आकलन की वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालें। तो आकलन के नाम पर आज केवल औपचारिकता ही पूरी की जा रही है, केवल लिखित व मौखिक परीक्षा माध्यम है, ठीक है ना। तो आकलन की जो वस्तु स्थिति है आजकल उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो आकलन के नाम पर केवल औपचारिकता ही पूरी की जा रही है, केवल लिखित व मौखिक परीक्षा माध्यम है। क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाषा का सामाजिक पक्ष क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि जब बच्चा अब भाषा सीखता है तो वह केवल भाषागत प्रवीणता ही नहीं हासिल करता, बल्कि समाज में भाषा का प्रयोग कैसे करना है वह भी सीखता है। यही भाषा का सामाजिक पक्ष है, ठीक है ना। कि सिर्फ वह भाषागत प्रवीणता ही उसमें दक्षता हासिल नहीं करता, बल्कि समाज में भाषा का प्रयोग कैसे करना है, कैसे बोलना है, वह भी वह सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाएं और भारत का संविधान, इसमें आपको थोड़ा सा लिखना है। तो देखिए संविधान निर्माताओं ने भाषा के मसले को महत्वपूर्ण मानते हुए गंभीर विचार विमर्श करने के बाद संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा है। तो भाषाएं और भारत का संविधान आपको लिखना है। तो भारत के संविधान में भाषा के बारे में आपको लिखना है। तो वही है कि भारतीय निर्माताओं ने भाषा के मसले को महत्वपूर्ण मानते हुए गंभीर विचार विमर्श करने के बाद संविधान के 17 भाग में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने का अभिप्राय क्या होता है। तो देखिए बोलने का तात्पर्य सिर्फ ध्वनियाँ, शब्दों और वाक्यों का उच्चारण मात्र नहीं है कि हमने ध्वनि, शब्द और वाक्य बोल दिए तो बस बात खत्म हो गई। बोलते समय हम अनेक प्रकार की योजनाओं और प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि किसके किसके सामने किस तरह से और क्या बोलना है, यही चीज़ यहाँ पे है। तो बोलते समय अनेक प्रकार की योजनाएं प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। पढ़ने का प्रयास किन 3 बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो है कि पढ़ने से संबंधित शोधों में यह बात साफ हो गई है कि सभी बच्चे एक ही तरह से नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने की हर कोशिश निम्न 3 बातों से तय होती है जो पढ़ने की क्रिया को सार्थक या निरर्थक अनुभव में बदल सकती है, ठीक है ना। यानी पढ़ना भी एक कला है, आपको पता है जिस तरह की पढ़ना एक कला है हम जानते हैं। और सभी बच्चे एक तरह से नहीं पढ़ते हैं, सबके पढ़ने का अपना एक अलग ढंग, एक अलग स्टाइल होती है। अब वो 3 जो ढंग क्या है, वो 3 जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। और कुछ सार्थक हो सकती हैं यानी किसी का पढ़ना बहुत अच्छा होता है, और किसी का निरर्थक जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले और निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। तो 3 बातें कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला, इसमें सबसे पहला आ रहा है जो 3 बातें थी वो था कि पढ़ने वाले के स्तर और विषय वस्तु के हिसाब से पाठ की उपयुक्तता, ठीक है ना। पढ़ने वाला कैसा है, ज़्यादा माइंड वाला व्यक्ति जब होता है, जो अच्छे से पढ़ लेता है, तो उसको आदमी थोड़ा सा हार्ड भी दे देता है, कुछ कठिन शब्द भी, कठिन लेसन भी देते हैं। और जो थोड़ा सा पढ़ने में डफर किस्म के बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें फिर आदमी थोड़ा सा ईजी देता है लेसन ताकि वो पढ़ ले। और पाठक का कौशल तथा पढ़ने के प्रति उसकी रुचि और इच्छा, जो कि पढ़ने के उद्देश्य से यानी इस बात से तय होती कि वह क्यों पढ़ रहा है। तथा तीसरा है आपका पढ़ने का संदर्भ या गतिविधि। देखिए पाठक का कौशल, ये यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जनरली जब हम क्लास में पूछते हैं कि रीडिंग कौन करेगा, तो जो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है पढ़ने में सबसे पहले हाथ उठा देते हैं हम।
लेकिन जिन बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, रीडिंग में नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांत बैठे रहते, तो हमारे समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को रीडिंग या तो नहीं आती है या फिर बहुत कम आती है, ठीक है ना। तो पाठक का जो कौशल होता है और पढ़ने के प्रति उसकी जो रुचि इच्छा होती है वही पढ़ने के उद्देश्य से होता है। और थर्ड है पढ़ने का संदर्भ या गतिविधि। एक भाषाई गतिविधि के रूप में नाटक में किन दो बातों को शामिल करना जरूरी है। अब एक भाषाई गतिविधि के रूप में अगर भाषा के रूप में देख लिया जाए तो नाटक में किन दो चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है, तो देखिए आज़ादी और आनंद, ठीक है ना। दो ऐसी चीज़ें हैं जो नाटक में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेरिका में भाषा की स्थिति क्या है। अब आपको बताना है। तो जो अमेरिकी संविधान है यह कहता है कि उसी व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी भाषा जानता है, साथ ही गैर अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की भी वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। और इन्हीं सब कारणों से अप्रवासी अमेरिकी तीसरी पीढ़ी तक आते आते अपनी मातृभाषाएं भूलने लगते हैं। यानी अमेरिका का संविधान ये कहता है कि जो अमेरिका की नागरिकता लेगा, यानी जो अमेरिका में आकर रहेगा, उसे अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे गैर अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का भी, यानी कि अगर अंग्रेजी जिसे नहीं आती है, अदर जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी के अलावा, उसको भी पढ़ाने का कोई भी व्यवस्था वहाँ पे ऐसी नहीं की गई है। और यही रीज़न है कि वहाँ पे जाके लोगों को अंग्रेजी सीखना कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। वो अंग्रेजी सीखते हैं और अंग्रेजी सीखते सीखते जो उनकी अपनी खुद की मातृभाषाएँ हैं, कोई इंडियन है तो अपनी मातृभाषा हिंदी जो भाषा है, जो भी उसकी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है, वो भूलने लगता है, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी जो है मस्ट कंपलसरी। संभाषण की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो देखिए संभाषण की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब एक से अधिक यानी कम से कम दो व्यक्ति हों, ठीक है ना। संभाषण की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब एक से अधिक यानी कम से कम दो व्यक्ति हों। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चों को सुनने व बोलने के अभ्यास का क्या रूप होता है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा, चलिए आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों के सुनने और बोलने के अभ्यास का क्या रूप होता है। तो शिक्षक बच्चों को कविताएं, गीत, गिनती, वर्णमाला आदि बोलकर सुनाते हैं और बच्चे उसे अक्षर से पुनः दोहराते हैं। तो सुनने और बोलने का अभ्यास क्या होता है, यही होता है कि शिक्षक बच्चों को कविताएं, गीत, गिनती, वर्णमाला आदि जो भी चीज़ें हैं बोल कर सुनाते हैं और बच्चे उन्हें अगेन रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। यही होता है बोलने सुनने का अभ्यास। पढ़ने की क्रिया के प्रभाव से आप क्या समझते हैं, अब आपको बताना है। तो देखिए पढ़ने की क्रिया पर हमारे बौद्धिक, भाषाई, सामाजिक एवं भावनात्मक आयामों का सीधा प्रभाव पड़ता है। कक्षा की खासियतें यथा अध्यापक की आशाएं और विद्यार्थियों का सहज महसूस करना ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्हीं से यह तय होता है कि कोई बच्चा किसी पाठ को किस तरह से देखता है। लिखना क्या है। तो देखिए ऐसे चिन्ह आकृतियां बनाना जो दूसरे व्यक्ति द्वारा समझी जा सके वो लिखना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाषा के साहित्य का मूल चरित्र क्या होता है। भाषा के साहित्य का मूल चरित्र क्या होता है। भाषा का साहित्य अपने समय और समाज का आईना होता है। वह उसकी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। उसमें जनता की भावनाओं व संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो भाषा के साहित्य का मूल चरित्र क्या होता है कि समाज का आईना होता है, उसमें सच्ची तस्वीर जो होती है वो होती है और जनता की भावनाएं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। बच्चों की अनेक गतिविधियों से जुड़ने का क्या लाभ है, अब आपको बताना है। तो देखिए बच्चों की गतिविधियां प्राकृतिक वातावरण में अंतर्निहित होती हैं और बच्चे पास पड़ोस की गतिविधियों से ज्ञान, अनुभव और पर्यावरणीय तत्वों को अर्जित करते हैं। आकलन शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ लगाया जाता है। बहुत बार आकलन शब्द आ चुका है। देखिए तो आकलन शब्द का सामान्यतः यह अर्थ लगाया जाता है कि छात्र पास हुआ या फेल हुआ, यानी जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है ना, कि आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वही है कि छात्र पास हुआ या फेल हुआ। तो ये एग्जाम के बाद आकलन शब्द का यूज किया जाता है जनरली। तो छात्र के पास या फेल होने को आकलन शब्द कहते हैं। भारत में सामाजिक विविधता का क्या आशय है। एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग जाति वर्ग समूहों में काफ़ी अंतर होता है और एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग जाति वर्ग समूहों में काफ़ी अंतर होता है और इसी प्रकार भौगोलिक स्तर पर भी प्रत्येक 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूहों की भाषाओं में अंतर होता है। यही है आपकी सामाजिक विविधता।
यानी कि हर 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे जो भाषा है, बोली है, वो बदलती रहती है, बदल जाती है। यही कहलाती है सामाजिक विविधता, ठीक है ना। और अगर अंतर की बात की जाए तो अंतर जो होता है वो वाक्य संरचना के धरातल पर न्यूनतम होता है और ध्वनि संरचना के धरातल पर सबसे अधिक होता है। यानी वाक्य में कम, ध्वनि में ज़्यादा होता है। वाक्य तो वही होते हैं, लेकिन जो बोलने का जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो अलग होती है, ठीक है। क्या आप भाषा व बोली में कोई अंतर महसूस करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है ये। तो नहीं, भाषाई दृष्टि से भाषा व बोली में कोई फर्क नहीं है। भाषा व बोली दोनों का व्याकरण होता है, अर्थात दोनों नियमबद्ध होते हैं। जनरली हम लोग कहते हैं कि भाषा और बोली अलग होती है। भाषा को हम कह देते हैं हिंदी, इंग्लिश, इस तरह की कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। और बोली को हम कह देते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में, इस डिफिनीशन भी होती है कि जो बोली होती है एक क्षेत्र विशेष की बोली जाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे अगर अंतर की बात की जाए तो कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि भाषा और बोली दोनों का व्याकरण होता है और दोनों ही नियमबद्ध होते हैं। मातृभाषा और अर्जित दूसरी भाषा में बातचीत की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो देखिए, बातचीत करते समय योजना बनाते रहना और बोलते रहना आवश्यक है। बोलने के दौरान ये प्रक्रियाएं इतनी तेजी से होती हैं कि वक्ता को इसका आभास तक नहीं होता है। घरेलू भाषा के संदर्भ में यह बात ज़्यादा प्रासंगिक है, जबकि दूसरी भाषा सीखने के दौरान ये प्रक्रियाएं काफ़ी नज़दीकी से देखी जा सकती हैं। यानी मातृभाषा और अर्जित भाषा जो हम ग्रहण करते हैं, तो इनके बीच में यानी दूसरी जो अर्जित भाषा होती है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब हम जनरली आप देखते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने के दौरान आदमी अचानक बहुत आक्रामक, तेज हो जाता है और जिसे ओजस्वीपूर्ण बोलते हैं। और वो क्या बोल जाता है खुद उसके समझ में नहीं आता, वो सामने वाला बताता है या फिर बाद में उसे पता चलता है कि अरे मैं ये बोल गया। तो यही चीज़ है कि जब बोलने के दौरान कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, घटनाएं होती हैं कि इसका हमें आभास नहीं होता है और बाद में हमें पता चलता है, ठीक है। तो घरेलू भाषा के संदर्भ में बात ज़्यादा प्रासंगिक होती है, ज़्यादातर देखने में आती है, और दूसरी भाषा सीखने के दौरान प्रक्रियाएं काफ़ी नज़दीक से देखी जा सकती हैं। सिखाने की कौन सी प्रक्रियाएं बहुत ही उबाऊ और कम सार्थक हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है? तो देखिए, वो प्रक्रियाएं निम्न है। पहला है कि वर्णमाला के अक्षरों को जोर जोर से बोलकर रटाना, ठीक है ना। और बगैर समझे कहानी को दोहराना, बगैर मतलब समझे पढ़ाना और कक्षा में जोर जोर से बोलना। यानी सिखाने की कौन सी प्रक्रिया बहुत ही कम सार्थक है। तो सीधी सी बात है कि अगर वर्णमाला के अक्षरों को जोर जोर से बोलकर रटाएंगे आप, तब भी बच्चे नहीं सीखेंगे, उसको समझाया जाता है। बगैर समझे कहानी को दोहराना और बगैर मतलब समझे पढ़ाना। यदि आप कहानी को समझ नहीं रहे हो, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, वो भी वावपन लगता है। बगैर मतलब समझे पढ़ाना, आप खुद अर्थ नहीं समझ रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कक्षा में जोर जोर से बोलना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उबाऊ और जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अलंकारिक भाषा क्या होती है? तो विस्तृत शब्दों व वाक्यों वाली भाषा को सहज समझ में न आए उसे अलंकारिक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। विस्तृत शब्दों व वाक्यों वाली भाषा जो सहज समझ में न आए उसे अलंकारिक भाषा कहते हैं। ये जनरली आपको साहित्य वगैरह में या फिर जब आप कविताएं, दोहे वगैरह पढ़ते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा देखने में आती हैं, ठीक है ना। भाषा की दृष्टि से वयस्क होना से क्या समझते हैं? भाषा की दृष्टि से वयस्क होने का क्या मतलब है, आपको बताना है। तो देखिए, संसार का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी समाज में पलता हो और किसी भी भौगोलिक स्थिति में रहता है, वह 4 वर्ष की उम्र तक कम से कम भाषा की दृष्टि से वयस्क बन जाता है। तो भाषा की दृष्टि से वयस्क होने का मतलब होता है भाषा को समझना। और जब 4 साल का जो बच्चा होता है वह भाषा को अच्छी तरह से समझने, जानने, बोलने और सुनने लग जाता है, ठीक है। तो यही होता है भाषा की दृष्टि से वयस्क होना। भाषा परिवार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सामान्यतः समान गुण धर्म वाली भाषाएं मिलकर एक भाषा परिवार का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो भाषा परिवार क्या है? यानी जो गुण धर्म वाली भाषाएं होती हैं मिलकर एक भाषा परिवार का निर्माण करती हैं, वही भाषा परिवार कहलाता है।
भाषा अर्जन में चीज़ों की क्या भूमिका होती है, अब आपको बताना है। तो भाषा के अर्जन में प्रकृति और परिवेश दोनों का अपना महत्व है और दोनों की अपनी भूमिका होती है। तो भाषा अर्जन चीज़ों की क्या भूमिका होती है, तो भाषा अर्जन में देखिए मेन दो चीज़ों की भूमिका होती है, प्रकृति और परिवेश दोनों की भूमिका और महत्व होता है। ठीक है। बच्चों में सुनने व बोलने का क्रम क्या होता है, अब आपको ये बताना है। तो कोई भी बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है और इस प्रकार सुनने के बाद बोलने का क्रम आता है। तो बच्चों में सुनने व बोलने का क्रम क्या होता है, जब भी कोई बच्चा होता है तो पहले क्या करता है, वो सुनता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, फिर बोलता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से सुनने के बाद बोलने का क्रम आता है, यही कहलाता है बच्चों में सुनने और बोलने का क्रम। सूचनात्मक साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो सूचनात्मक साहित्य का अर्थ है नई नई सूचना देने वाला साहित्य। सूचनात्मक जो नई नई सूचना दे वही सूचनात्मक साहित्य कहलाता है। जैसे विश्वकोश, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ, क्योंकि इनमें नई नई बातें डेली इनमें शामिल की जाती हैं जो कि अपने आप में एक खास होती हैं। तो सूचनात्मक साहित्य का अर्थ है नई नई सूचना देने वाला साहित्य। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचनात्मक साहित्य के 2 या 3 उदाहरण लिखिए, कौन कौन से हैं, तो विश्वकोश, शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ। ठीक है। सीखने में घर व स्कूल की भूमिका की चर्चा करना है आपको। तो वही है, घर में सीखने के मौकों का अनुपात स्कूल से ज़्यादा होता है। घर में बच्चों को विभिन्न अनुभवों एवं मौकों के साथ साथ अभिव्यक्ति की पर्याप्त आज़ादी और गलतियां करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यानी जो फ्रीडम होता है वो घर में ही बच्चों को मिल पाता है, स्कूल के बजाय ज़्यादा। टीएलएम से आप क्या समझते हैं, शायद हमारे पिछली वीडियो में था ये क्वेश्चन। तो टीएलएम का सरल अनुवाद है सीखने सिखाने की सामग्री, टीचर लर्निंग मटेरियल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है ये आपका। आकलन का उद्देश्य क्या होता है, अभी आकलन क्या होता है हमने ये देखा था, है ना, छात्र के पास या फेल होने के बारे में पता लगाना ही आकलन कहलाता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे है कि शिक्षक को पता चलता है कि उसने जो पढ़ाया है बच्चे ने उसे ग्रहण किया और किस रूप में कितना ग्रहण किया। पहली बात, यानी आप जब पढ़ाते हैं तो जब आप टेस्ट लेते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चे आपने जो पढ़ाया है तो बच्चे से कितना आ रहा है, कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। ठीक है ना। और बच्चे की पिछली रिपोर्ट से तुलना, ताकि उसमें सुधार हुआ या नहीं। और जैसे पिछले जो ये टेस्ट होते रहते हैं इसी के लिए, आकलन के लिए ही होते हैं, FA वगैरह जो चलते हैं कि जो FA1 हुआ और देन FA2 हुआ, तो FA2 से FA1 को कंपेयर किया जाता है कि बच्चे में कुछ सुधार, इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना। यही आकलन होता है कि शिक्षक को पता चलना कि उसमें जो पढ़ाया है बच्चे ने ग्रहण किया कि नहीं, किस रूप में कितना हुआ, इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ या नहीं हुआ है। फिर दूसरा है बच्चे की पिछली रिपोर्ट की तुलना, ताकि उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। उपमा से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उपमा से तात्पर्य है कि दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच समान गुण धर्म के आधार पर समानता दिखाना। यानी जब दो वस्तुएं व्यक्ति हैं उनके बीच गुण धर्म के आधार पर समानता दिखाना ही उपमा का तात्पर्य होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के बारे में क्या कहता है, तो देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और इस पाठचर्या में त्रिभाषा फार्मूला प्रभावी रूप से लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में जो आपकी त्रिभाषा फार्मूला है उसको लागू करने का सुझाव दिया गया था, जो कि भाषा है जन्मजात से बच्चों में क्षमता होती है इसको सीखने की। संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, अब आपको ये बताना है। तो संविधान में कुल जो है 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और इनमें भाषा पर कुल 11 अनुच्छेद है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो 395 है, और भाषा पर कुल कितने अनुच्छेद है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो 11 अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल 18 भाग हैं और इनमें से एक भाग यानी 17 भाग भाषा संबंधी भाग के लिए दिया गया है। यानी संविधान में कुल 18 भाग हैं, अब इनमें से एक भाग यानी 18 भाग में से एक भाग यानी जो 17वां नंबर का भाग है वो भाषा को दे दिया गया है, यानी भाषा संबंधी भाग बना दिया गया है। किसको? 17वें भाग को। इस चीज को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। समानतः सूचनाएं ग्रहण करने में क्या होता है, अब आपको इसका जवाब देना है। तो केवल सुनना होता है, सूचनाएं जो ग्रहण करने में क्या होता है, सूचनाएं आप ग्रहण करते हैं तो सुनते हैं, सुनना होता है, जैसे टीवी, रेडियो और पीपीटी आज। विवेचनात्मक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है, अब आपको बताना है। विवेचनात्मक
तो देखिए इसके अंतर्गत जो आपका है दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, आज सब इसके अंतर्गत आते हैं किसके, विवेचनात्मक साहित्य के अंदर। अच्छी शैक्षणिक सामग्री से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अच्छी शैक्षणिक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के मूर्त अनुभवों को शामिल करे व सीखने में मदद करे, यानी सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सीखने व ज्ञान बढ़ाने के उनके प्रयास में मदद करे तथा जिसे बच्चे छू सके, उपयोग कर सके और उसे अन्य गतिविधियाँ भी कर सके, वही होती है अच्छी शैक्षणिक सामग्री। यानी जो बच्चों की मदद कर सके, उनके पढ़ने के काम में आए, सीखने के काम में आए, ज्ञान बढ़ाने के काम में आए, वही अच्छी शैक्षणिक सामग्री कहलाती है। प्रवाहिता का क्या अभिप्राय है? तो वह क्षमता जिसके द्वारा बालक सहजता के साथ बोल, पढ़ और लिखकर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, वही प्रवाहिता कहलाता है। धारापूर्ण। रूपक क्या होता है? तो रूपक में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपक में दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच भेद रहित संबंधों को दर्शाना ही रूपक कहलाता है। रूपक और उपमा दो इंपॉर्टेंट चीजें, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कश्मीर से संबंधित करके, कश्मीर स्वर्ग से भी सुंदर, ऐसा करके उसे भी देख लीजिएगा, वीडियो में मिल जाएगा। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो हर बच्चा अपने तरीके व गति से सीखता है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। शिक्षक को सोचना होगा कि वे क्या योजनाएं बनाए कि बच्चे अपनी गति से और स्वयं खोज कर सीखें। भाषा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? तो भाषा निरंतर बदलती रहती है, लेकिन यह परिवर्तन काफ़ी धीरे धीरे होता है। अक्सर माता पिता को यही लगता है कि बच्चे वही भाषा बोल रहे हैं जो वह स्वयं बोल रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि परदादा परदादी की भाषा से पोता पोती की भाषा बहुत अलग होती है। आर्य भाषा परिवार की क्या क्या भाषाएं हैं? तो देखिए हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी, बहुत सारी लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है। तो हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी जो है ये आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत जो आपका उपन्यास, कविता, कहानी और रेखा चित्र आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा भी मेरा जो चैनल है NIS Info, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी वीडियो जब हम डालेंगे सिर्फ आपके लिए हमने उस चैनल बनाया है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।